हेलो। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाठ क्रमांक 3 आंकड़ों का संकलन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज इसके अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि एक बहुत ही छोटा सा भाग है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था आंकड़ों को एकत्र करने की रीतियों के बारे में। साथ ही हम लोगों ने दो चीज़ों को देखा था, एक तो है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े, और इनको संकलित करने की रीतियों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे, यदि द्वितीयक समंक को हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं अपने अनुसंधान के लिए, तो हमको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। द्वितीयक समंकों का जो प्रयोग है उसके लिए बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। और बाउले जैसे विद्वान ने कहा है कि प्रकाशित समंकों को बिना उनका अर्थ और सीमाएं जाने जैसा का तैसा स्वीकार लेना कभी भी सुरक्षित नहीं है, और उनका आधार तर्कों की आलोचना करना सदैव आवश्यक है। कॉर्नर ने भी कहा है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा संकलित समंकों का प्रयोग सावधानीपूर्वक नहीं किया गया तो वे खतरे से पूर्ण होते हैं, अर्थात खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए द्वितीयक समंकों को प्रयोग में लाने से पहले दो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो है आंकड़ों की विश्वसनीयता, कि क्या वो विश्वसनीय है, और दूसरा है आंकड़ों की उपयोगिता। तो आंकड़ों की विश्वसनीयता जांचने के लिए कुछ बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि पहला जो बिंदु है वो है आंकड़ों का संकलन। यदि द्वितीयक आंकड़ों का संकलन खोजकर्ता ने योग्यता के साथ नहीं किया है और अपर्याप्त रूप में किया है, तो ऐसे आंकड़े अविश्वसनीय होते हैं और इनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी चीज़, संकलन की रीति। यदि जो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उनकी एकत्रित करने की जो रीतियां हैं वो उचित नहीं है, तो उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जो भी आंकड़े के संकलन किया गया है वो आपके अनुसंधान के लिए उचित होना चाहिए। यदि निर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया है तो वह भी सही ढंग से चुना जाना चाहिए। तीसरा देखेंगे, संकलन की अवधि। यदि आंकड़ों का संकलन सामान्य और उपयुक्त अवधि में किया गया है तो वो विश्वसनीय होते हैं अथवा नहीं। अर्थात यदि किसी आंकड़ों को आप लोगों ने ऐसी दशा में किया है जो कि कभी कभी होते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अपवाद की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में एकत्रित किए गए आंकड़े सामान्य स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं कहे जा सकते हैं। उसके बाद चौथा बिंदु है शुद्धता का स्तर। जो आंकड़े हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं वो शुद्ध होने चाहिए, और सारणीयन के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो वो आंकड़े जो हैं वो शुद्ध हो सकते हैं। उसके बाद आंकड़ों के संकलन की सीमा। यदि बहुत ज़्यादा पुराने आंकड़ों को हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं तो उसको हम लोग विश्वसनीय नहीं कह सकते, क्योंकि समय के अनुसार आंकड़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद छठवीं बात देखेंगे हम लोग, संकलनकर्ता का पक्षपात। यदि जो संकलन करता है, जो प्राथमिक आंकड़ों को जिसने संकलन किया है, वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है तो उनके आंकड़े जो हैं कभी भी विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे आंकड़ों के प्रयोग से हमको बचना चाहिए। अब दूसरी बात हम लोग देखेंगे, आंकड़ों की उपयुक्तता। केवल विश्वसनीयता ही द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग की गारंटी नहीं है। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि आंकड़े वर्तमान खोज के लिए उपयुक्त हों। केवल विश्वसनीय हों ये तो ठीक बात है, लेकिन उपयुक्त भी होना चाहिए, जो सामान्य रूप से निम्न बातों पर निर्भर करता है। अर्थात दोनों के उद्देश्य समान होने चाहिए। अर्थात प्राथमिक आंकड़े जिस उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए वही उद्देश्य द्वितीयक अनुसंधान में भी होना चाहिए। अर्थात अन्यथा इन आंकड़ों का प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जा सकता। दूसरा, आंकड़े पर्याप्त होने चाहिए। यदि द्वितीयक आंकड़े प्रस्तुत खोज की तुलना में संकीर्ण क्षेत्र से संबंधित है तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो ये है कि आंकड़ों में सजातीयता होनी चाहिए। यदि उनमें सजातीयता का गुण नहीं है तो उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। चौथा जो बात है वो आंकड़े अनुसंधान के लिए उपयुक्त होने चाहिए। और पांचवा, आंकड़े अनुसंधान की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। तो इस प्रकार से द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने के पूर्व ये जांच लेना चाहिए कि मालूम हो सके कि आंकड़े उपयुक्त हैं, विश्वसनीय हैं और उनको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं या नहीं ला सकते।